ये क्वेश्चन देख सकते हैं 7 तारीख 8वां महीना 2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्या क्वेश्चन है, तो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनि तरंग का उपयोग करती है, तो सोनार का उपयोग करती है। ये भी क्वेश्चन 4 तारीख 9वां महीना 2025 4 सितंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन था। थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ, आकाश गंगा के बीच की असीम दूरी कैसे मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल परीक्षा केंद्र रेलवे पे। और यहाँ हम NTPC 12th लेवल में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और ये फिजिक्स का सीरीज रहने वाला है। ये वीडियो फिजिक्स का है। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे NTPC में वो टोटल के टोटल इस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप में एक दूसरे को भेजें ज़रूर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है, तो उपकरण या प्रचालक विफलताओं का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मात्रक प्रणाली में जो है कितनी परस्पर स्वतंत्र मूल राशि हैं, तो 7 मूल राशि हैं। नेक्स्ट, घर्षण बल की दिशा क्या है, तो सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल की दिशा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण पत्रक यानी सोना के पत्थर के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो वेग। परिमाण और दिशा यानी कि सदिश पूछ रहा है, सदिश राशि कौन सी है, तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, तो रैम जो है वो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है, मतलब जिसकी विमा नहीं होती है, तो अपवर्तक सूचकांक एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के 2 मुख्य घटक और उनके कार्यों को परिशुद्ध रूप से निरूपित करता है, यानी CPU के पार्ट बताने हैं, तो ALU और CU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU होते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर गणना करते हैं और सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर में जितने सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होते हैं वो निर्देश होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिका का सटीक वर्णन करती है, तो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करते हैं, तो कंप्यूटर के सभी घटक की गतिविधियों को निर्देशित करते हैं, निर्देश देते हैं और समन्वित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य होता है रन कर रहे प्रोग्राम के लिए वो अस्थायी संग्रहण प्रदान करना, स्टोरेज प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे, ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो स्पीकर का उपयोग किया जाता है डिजिटल सिग्नल को ध्वनि में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना
नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है। तो कल्पक्कम पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है। तो यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को क्या करते हैं, अस्थायी रूप से रखती है। यह प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की चाल, उसकी तरंग दैर्घ्य और आवर्त काल के बीच क्या संबंध है। तो चाल बराबर क्या होते हैं, दूरी बटे समय होते हैं, नॉर्मल सा सूत्र होता है। और इसी रूप में इसको फॉर्मेट में चेंज अगर करेंगे तो ध्वनि की चाल बराबर तरंग दैर्घ्य बटे आवर्त काल होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पे तरंग दैर्घ्य का लेमडा को सूचित कर रहा है और आवर्त काल टी को सूचित कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य उपतंत्र सब सिस्टम्स हैं। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और अंकीय यूनिट, ये क्या है, तो सीपीयू के उपतंत्र हैं, सीपीयू के सबसिस्ट, अर्थात सीपीयू के मुख्य घटक यानी सीपीयू के क्या है, पार्ट हैं, नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट और लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और काल अवधि के बीच क्या संबंध है। तो आवृत्ति और काल अवधि यानी आवर्त काल के बीच कैसा संबंध होता है, उल्टा होता है, यानी कि एक अगर बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक उसी तरह आवृत्ति और आवर्त क्या होता है, 1 बटे आवर्त काल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो निर्देश और डेटा के प्रवाह को क्या करता है, निर्देशित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें तो इसका आयाम क्या होगा, यानी कि डायमेंशन क्या होगा, विमा क्या होगा। तो वेग के लिए LT-1 होते हैं, LT-1 होते हैं। अब LT-1 को अच्छे से लिखने के लिए हम M0 का यूज करेंगे, M0 L1 T-1 T-1 इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई क्या है, तो डेसिबल। अर्थात ध्वनि तीव्रता को हम किस रूप में मापते हैं, तो डेसिबल के रूप में मापते हैं ध्वनि तीव्रता को। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद ये विपरीत होते हैं तथा भिन्न भिन्न निकाय पर क्या होते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट जाता है। तो रैम जो होते हैं ये अस्थिर होते हैं। अगर कंप्यूटर का पावर ऑफ हो गया, ये कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो ये अपना कंटेंट जो होता है वो खो देता है, कंटेंट इस पे से हट जाता है। ये एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दीवारों और अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्त परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में ध्वनि के सुनाई देते रहने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, अनुरण। अनुरण ये एक प्रकार का शब्द है। जब किसी बड़े हॉल में इको वाला जो सिस्टम होता है ना, इको मोड में किसी बड़े हॉल में अगर हम बोलते हैं तो उधर से भी टकरा के आवाज़ आता है, तो उसी एक शब्द के रूप में अनुरणन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है।
नहीं, उसकी चाल क्या है फिर? प्राध्वनिक है। नेक्स्ट देखेंगे, रैम और रोम के बीच सही अंतर का वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो रैम अपना कंटेंट क्या करता है? खो देता है, जबकि रोम जो है अपना डाटा बरकरार रखता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं ये प्रश्न, इसीलिए ये आगामी जितने भी परीक्षा हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, इसीलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ से भी हो सके लिंक कॉपी करके भेजें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करें। नेक्स्ट देखेंगे, उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजरा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? पुनर्हिमायन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एम्पियर परिमाण निर्धारण मूल आवेश के संख्यात्मक मान को 1.6021, इतना याद रखेंगे, 1.6021 गुने 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर निर्धारित करके किया जाता है एम्पियर परिमाण का निर्धारण। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में कोर किससे बना होता है? तो उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर में कोर। नेक्स्ट देखेंगे, हीरे के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24.4 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी यह डाटा को क्या करता है? बरकरार रखती है? तो रोम। दोस्तों ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीटेड कर रहे हैं क्वेश्चन, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक में, इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है ये सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो वायु में ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? रैम। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये रिपीटेड हो रहे हैं ना, लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। रैम और रोम, रैम क्या कर रहे हैं? कंटेंट खो दे रहे हैं शट डाउन होने के बाद, और रोम क्या कर रहे हैं? डाटा को बरकरार रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्त हैं। अच्छा, वो शर्त क्या क्या है? शर्त है, प्रकाश को क्रांतिक कोण से क्या होना है? अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य इंगित करती है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? तो आयतन का द्रव्यमान और समय आयाम क्या होते हैं? शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम और रैम से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है? देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं ना, रैम और बस रोम को डिफाइन करना है। रोम क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं और ये अपना कंटेंट बरकरार रखते हैं शट डाउन होने के बाद, पावर कट जाने के बाद। जबकि रैम क्या होते हैं? सॉरी, रोम जो है शट डाउन या पावर अपना खो देने के बाद कंटेंट को क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं। जबकि रैम में ऐसा नहीं है, पावर जैसे ही ऑफ होंगे रैम का, वो अपना कंटेंट क्या कर देंगे? खो देंगे। और ये रैम क्या है? तो एक अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम अस्थायी है। बस यही है, रैम क्या है?
अस्थिर है और अस्थायी डाटा स्टोर करता है, जबकि रोम क्या है तो नॉन वोलाटाइल होता है और बूट निर्देश क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है कौन? हार्ड डिस्क क्या है, एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो डेटा पुनर्प्राप्ति को की स्पीड में वृद्धि करना कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, लघु खगोलीय पिंडों के संघटन और संलग्न से ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंग के आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पी तरंग, उसके बाद एस, उसके बाद पृष्ठीय तरंग आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का क्या करते हैं, प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? तो M1L2 T−2। इस तरह से देखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण यानी कि गतिज ऊर्जा की हमसे पूछ रही है, संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का किसका, तो यांत्रिक ऊर्जा का हमें डायमेंशन बतानी है। तो M1L2 T−2। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इंफ्रा साउंड माइक्रोफोन 20 हर्ट्ज से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वैक, वोर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने में क्या है, सक्षम बनाता है। इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन को 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति पर। नेक्स्ट देखेंगे, आत्म प्रेरण क्या है? तो किसी कुंडली में उसकी अपनी धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरण ही आत्म प्रेरण है। नेक्स्ट देखेंगे, गैस की आंतरिक ऊर्जा बॉक्स के विरामावस्था में होने पर उसके अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है गैस की आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे, 2.308 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंग हैं, यानी कि अंक हैं, कितने डिजिट हैं? तो 4 डिजिट हैं। 2.308 में सार्थक अंक बोल रहे, अंक डिजिट कितने हैं? तो 4 डिजिट हैं। बस नॉर्मल से क्वेश्चन थे और ये 22 अगस्त 2025, नीचे आप डेट और शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादल से सौरमंडल के निर्माण की व्याख्या करती है? तो निहारिका परिकल्पना गैस और धूल के घूर्णी बादल से सौरमंडल के निर्माण की व्याख्या करती है। नेक्स्ट देखेंगे, आवेग को बल और समय के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि आवेग बराबर बल और समय, बल गुने समय आवेग बराबर होते हैं। इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवपात स्लंप एक प्रकार का क्या है? तो भूस्खलन है।
अवपात स्लंप एक प्रकार का भूस्खलन है। नेक्स्ट देखेंगे स्टीफन बोल्जमैन स्थिरांक का सैद्धांतिक मान कितना है, जो किसी कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित शक्ति को उसके ऊष्मागतिकीय ताप के फलन के रूप में परिभाषित करता है। तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 डब्ल्यू एम इनवर्स 2 के इनवर्स 4, इस तरह से देखेंगे। ये नॉर्मली याद रखना होगा दोस्तों, स्टीफन बोल्जमान कांस्टेंट का मान है। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मागतिकीय तंत्र में ऊष्मा पार्थ दीवार का कार्य क्या है। तो यह तंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रवाह होने देती है। नेक्स्ट देखेंगे किस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थों के बादल से हुआ है। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ग्रह का जो निर्माण है वह सूर्य की युवा अवस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थ के बादल से हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे उस सिद्धांत का नाम बताना है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगार्ग पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के सोर्स के रूप में कार्य करता है और जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंगार्ग बनाती है। तो हाइगेंस के सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल, ये हमें बताती है। नेक्स्ट देखेंगे 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो वर्नर हाइजेनबर्ग को 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो पी रोम को एक बार विनिर्माण होने के बाद केवल एक बार ही इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है और ध्वनि की गति और इको प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है। तो कुंडलिनी पथ होती है उसकी आकृति। नेक्स्ट देखेंगे रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना है। तो 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड रेडियोधर्मिता में एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है। तो कार्य नहीं है। नेक्स्ट है घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है हमें। तो एस्थेटिक घर्षण आसन्न गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और गतिज ऊर्जा वास्तविक गति का विरोध करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च हाई होते हैं परंतु द्रव्यमान घनत्व क्या होते हैं, कम हो सकता है। तो तारपीन का घनत्व उच्च होते हैं, प्रकाशिक घनत्व उच्च, परंतु द्रव्यमान क्या होते हैं, द्रव्यमान घनत्व निम्न होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट है जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।
नेक्स्ट देखेंगे, तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 386.4 जूल केजी इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट देखेंगे, विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक बार प्रयुक्त होता है? तो गॉस का नियम सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1995 में भौतिकविदों एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया? तो रूबिडियम 87 का प्रयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया गया। नेक्स्ट, 1862 में घूर्णन दर्पण उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की चाल का प्रथम सटीक मान किसने प्राप्त किया था? तो जीन बर्नार्ड लियोन फूको ने प्रथम सटीक मान प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 30 में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, के अस्तित्व का पूर्वानुमान किसने किया था? यानी कि न्यूट्रिनो के पूर्वानुमान किसने किया था? तो वोल्फ गैंग पॉली ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1816 में वायु में रुद्धोष्म संपीड़न को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? तो पियरे साइमन लाप्लाक्स ने न्यूटन के सूत्र को संशोधित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो वीन का विस्थापन नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 540 गुने 10⁻12 हर्ट्ज किलो CD आवृत्ति के एक वर्णीय विकिरण की दीप्त प्रभाविकता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर 683 होगी। नेक्स्ट देखेंगे, तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो रॉल्फ एच फॉवलर ने तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, आंद्रे मैरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना did used solely from एक्सपेरिमेंट किस वर्ष प्रकाशित की? 1827 ईस्वी में प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानों में से कितने किसमें तीन सार्थक अंग मौजूद हैं? तो 23.0 में 3 सार्थक डिजिट मौजूद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस तांबा आधारित मिश्र धातु को अपनी उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक के कारण मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए एक वर्गीय सामग्री माना जाता है? तो मैंगनीन को उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप
गुणांक के कारण मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए एक वरीय सामग्री माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, असाई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान कितना है? तो 2.58 गुने 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम मान है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी सारदी कार्नोट ने किस वर्ष कार्नो इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए थर्मोडायनेमिक सिद्धांत का उपयोग करती है? 1824 में बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, असाई मात्रक में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना है? तो 200 मिलीग्राम होते हैं एक कैरेट बराबर। नेक्स्ट देखेंगे, दोस्तों ये सीरीज यहीं तक समाप्त होते हैं। फिजिक्स के कुल पूछे हुए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें एक दूसरे को, लिंक करके कॉपी पेस्ट करके, या चाहे आप जिस भी फॉर्मेट भेज सकते हैं शेयर कर सकते हैं, जरूर करें अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती हो तो। धन्यवाद।